हेलो दोस्तों, शौक वाला डॉग विद गौरव में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान जब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं था तो वो विज्ञान के क्षेत्र में कैसे पीछे रह सकता है। जीरो का खोज हो, संस्कृत हो, योगा हो या आयुर्वेदा हो, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला हो, किसी भी क्षेत्र में हिंदुस्तान कभी भी पीछे नहीं रहा है। ये बात अलग है कि हम अपने इतिहास को भूल चुके हैं और उसमें जो प्रमुख लोग थे, जो भी कमाल का काम किए हैं इतिहास में, उनको हम भूलते गए हैं जब से वेस्टर्न साइंस या फिर उधर की थ्योरी या फिर हिस्ट्री पढ़ने लगे हैं तब से। उसी कड़ी से जुड़े मॉडर्न इंडिया के 3 बड़े साइंटिस्ट, जिनको अनफॉरगेटन हीरो भी कहा जाता है, सचिंद्र नाथ बोस, सीवी रमन और मेघनाथ साहा पर बनी ये डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है द क्वांटम इंडियंस। आज हम इन 3 साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने बलबूते पर पूरे विज्ञान को हिला दिया था। जब हिंदुस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, वो गुलामी के चंगुल में फंसा हुआ था, आज़ादी से लगभग 20 साल पहले इस तीनों साइंटिस्ट ने ऐसा कमाल का काम किया कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छाप पड़ गई। जैसा कि आपको पता है कि हमारा इतिहास काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित करने वाला है, उसी इतिहास को 11वीं सेंचुरी आते आते धराशायी कर दिया गया था। धीरे धीरे वो और भी कमज़ोर होती जा रही थी। फिर अंग्रेज आए। उस वक्त राजा राम मोहन राय ने इन्हें पढ़ाई के क्षेत्र में पुनर्जागरण का काम किया। फिर 1905 में कलकत्ता का पार्टीशन हो गया, जिससे कलकत्ता पूरी तरह से बर्बाद होता जा रहा था। लेकिन अंग्रेज़ों को कलकत्ता काफ़ी ज़्यादा पसंद था, तो वहाँ पर कई सारे यूनिवर्सिटी खुली, जिससे पढ़ाई करने वाले लोगों की जागरूकता उसके तरफ गई। हिंदुस्तान के ये तीनों प्रमुख साइंटिस्ट उस कलकत्ता यूनिवर्सिटी में गए। फिर जो हुआ, इतिहास उसका गवाह है। उसी गवाही को हम बारी बारी से देखेंगे। इधर हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उधर विज्ञान अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। न्यूटन हो या फिर मैक्सवेल हो, हर किसी की थ्योरी को गलत साबित किया जा रहा था। 5वीं सेंचुरी में ही बता दिया गया था कि दुनिया एटम से बनी हुई है। उसी काम को आगे बढ़ाया जे थॉमसन ने। एटम टीनी कॉर्पुलस का बना होता है। न्यूटन ने कहा था लाइट बुलेट जैसे पार्टिकल का बना होता है। उस थ्योरी को 1805 में थॉमस यंग ने गलत कर दिया, वेव लाइक प्रॉपर्टी खोज के। और तीसरा रिवॉल्यूशन रेडिएशन में हुआ कि रेडिएशन एक स्पेक्ट्रम बनाता है अलग अलग वेवलेंथ का, जिसके कारण स्पेक्ट्रम पर कर्व लाइन बनता है। लेकिन उसे निकालने का फॉर्मूला क्या हो वो किसी को पता नहीं। लेकिन फिर एंट्री होती है विज्ञान के क्षेत्र में प्लैंक का। उन्होंने किसी तरह से एक फॉर्मूला दिया जो इस कर्व को जस्टिफाई करती है। उन्होंने इस तरह के पार्टिकल्स को क्वांटा कहा और इसी वक्त क्वांटम एज की शुरुआत हुई। इसी काम को आगे बढ़ाया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उन्होंने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, जिसे इन्होंने लाइट क्वांटा कहा। फिर एंट्री हुई अर्नेस्ट रदरफोर्ड की। उन्होंने बताया कि एटम खाली नहीं है, उसके बीच में एक भारी भरकम न्यूक्लियस है। फिर नील्स बोर आए। उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को और आगे बढ़ाया और कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने ही ऑर्बिट में घूमता है। दुनिया में ये सब थ्योरी जब चल रही थी, ये सारी खोजें जब हो रही थी और पुराने थ्योरी को गलत साबित करना और नए थ्योरी को प्रतिस्थापित करना, ये काम जब दुनिया में चल रहा था, उस वक्त आए बोस, द मैन हु काउंटेड फोटॉन्स। बोस जब अपना बीएससी और एमएससी कंप्लीट करके टीचिंग करने गए तो सबसे पहले वहाँ के लेबोरेटरी को ठीक किया, वहाँ नए नए इक्विपमेंट लाए और वहाँ की लाइब्रेरी को बेहतर किया। बहुत सारे विज्ञान की किताब और भी अलग अलग साहित्य के किताब को वहाँ पर लाया गया। लेकिन दुनिया में जो भी खोज हो रहा था उसकी ना तो इंग्लिश ट्रांसलेशन थी, ना ही हिंदी ट्रांसलेशन, और इंडियंस को और दूसरी भाषा आए ये इतनी आसान बात नहीं थी। तब सबसे पहले बोस ने ही उस किताब को, दुनिया में जो भी थ्योरी विज्ञान में प्रचलित थी, सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी को भी, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंग्लिश में ट्रांसलेट बोस ने ही करवाया था। इसके बाद थ्योरेटिकल फिजिक्स एक नई दुनिया की रास्ते पे चल चुका था। बोस जब 1924 में क्लास में क्वांटम फिजिक्स पढ़ा रहे थे, तब उनको लुडविग बोल्ट्जमैन की एक थ्योरी याद आई, जो वो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के थ्रू प्रूव करते थे। तब इनको लगा कि स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही क्वांटम हाइपोथेसिस को भी प्रूव किया जा सकता है। ज्यों ही इनका दिमाग इस क्षेत्र में गया, इनको पता चल गया कि ये थ्योरी इतनी छोटी भी नहीं है। उन्होंने तुरंत अल्बर्ट आइंस्टीन को लेटर लिखा और रातों रात बोस पॉपुलर हो गए थे, इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में। आइंस्टाइन ने बोस को मिलने के लिए पेरिस बुलाया
वहाँ जाने के बाद उन्होंने कई महान लोगों के साथ काम किया। उसमें से सबसे प्रमुख मैडम क्यूरी थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि बोस का जो थ्योरी है वो सिर्फ फोटॉन्स पर अप्लाई नहीं होता है, वो मटेरियल एटम्स पर भी अप्लाई होता है। और यही थ्योरी आगे जाके बनी बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, जिसका मतलब है कि किसी भी चीज़ का टेम्परेचर यदि घटाया जाए तो वो कॉन्डेंस होने लगता है। बोस अब इतने पॉपुलर हो गए थे कि उनके थ्योरी को लोग किताबों में कोट करने लगे थे। एक प्रमुख किताब छपी थी 1928 में पॉल डायरेक के द्वारा, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। उसमें दो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, बोसॉन्स एंड फर्मियोन्स। अब तो हर जगह पर बोसॉन्स छाया हुआ है। बोस फिर 1945 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी वापस लौटे। यहाँ लौटने के बाद उन्होंने आइंस्टाइन के यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर काम किया। इनको काफ़ी आश्चर्य भी लगा था कि एक ही चीज़ वेव्स और पार्टिकल्स नेचर कैसे शो कर सकती है। जब आइंस्टाइन की वजह से बोस काफ़ी पॉपुलर हो गए तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको शांति निकेतन का वाइस चांसलर बना दिया। बोस बंगाल में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे, जिससे खुश होकर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इनको फर्स्ट नेशनल प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स कहा। लोग कहते हैं कि बोस को नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन कितने नोबेल प्राइज विनर हैं जिनको हर किसी को पढ़ाया जाता है। हर कोई विज्ञान के क्षेत्र के जानकार को इनके बारे में पढ़े बिना प्रगति नहीं मिल सकती। वर्तमान में लेज़र हो, फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन हो, सुपर कंडक्टर हो या फिर फ्यूचर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग हो, हर चीज़ बोस की थ्योरी पर काम कर रही है। बिग बैंग थ्योरी के बाद क्या हुआ, इसे जानने के लिए बोस का थ्योरी इस्तेमाल होगा। क्वांटम लेवल पर दुनिया में क्या हो रहा है, इसे जानने के लिए बोस के थ्योरी का इस्तेमाल होगा। इन्होंने एक और चीज़ पर काम किया जो हिंदुस्तान के बहुत ही काम आई, वो था मदर टंग में किताबों को प्रोवाइड करना, साइंस को उस जगह के मदर टंग में पढ़ाना। इनका कहना था कि लोग यदि साइंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो पहले क्यों उनको दूसरी भाषा सीखनी चाहिए। वैसे मैं ये काम आप जैसे जागरूक लोगों के लिए नहीं कर रहा, मैं एक साधारण एवरेज इंसानों के लिए भी साइंस सुलभ बनाना चाहता हूँ, इसलिए उसे मदर टंग में आना ज़रूरी है। अब जानते हैं सीवी रमन के बारे में, द मैन हु स्कैटर्ड लाइट। उनका एक ही चीज़ पर जोर था कि हर वक्त सवाल पूछो, चाहे जो भी चीज़ें नज़र आए। ये नदी ब्लू क्यों है, ये फूल इस कलर का क्यों है, ये तबला साउंड इस तरह का क्यों करता है, ये क्रिस्टल इस तरह के स्पेक्ट्रम में लाइट क्यों छोड़ता है। वो एक महान शिक्षक और इनटॉलरेंट परफेक्शनिस्ट थे। वो महान दिल के इंसान थे, लेकिन थोड़ा ईगो उनमें था। वो प्रेसिडेंसी कॉलेज के सबसे कम उम्र के एमए स्कॉलर थे। वो एडविन आर्नोल्ड की क्लासिक बुक द लाइट ऑफ एशिया से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। जल्द ही इनका एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया था। इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर काफ़ी काम किया था। कलर ऑफ सी या फिर कलर ऑफ ओशियन या फिर कलर ऑफ स्काई पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था और यहीं पर शुरुआत हुई थी लाइट स्कैटरिंग की। जब कोई भी सिंगल रे ऑफ लाइट इस तरह की चीज़ों से पास होता है तो वो लाइट स्कैटर्ड होने लगता है। उसी को आज रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। वही स्कैटर्ड लाइट उस चीज़ की गुणवत्ता को बताती है, वो चीज़ किस तरह की है उसके बारे में बताती है। लेकिन जब ये सही वेवलेंथ पता नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे स्पेक्ट्रोग्राफ खरीदने के, तब इन्होंने जीडी बिरला को कहा कि तुम मुझे पैसे दो स्पेक्ट्रोग्राफ खरीदने के। यदि तुम मुझे पैसे देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि 1 साल के अंदर मैं तुम्हें नोबेल प्राइज़ ला कर दूंगा। यही कॉन्फिडेंस इनको बाकी इंसानों से काफ़ी अलग बनाती है। इन्होंने जब पूरी थ्योरी लिख ली तब सभी नोबेल ल्यूरेटर जो थे उनके पास अपनी थ्योरी भेजी और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया 28 फरवरी 1928 को, और इसी दिन नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। उस वक्त के महान साइंटिस्ट सोमरफील्ड ये देखना चाहते थे क्या मैटर भी क्वांटम ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर सकती है, और वो इस थ्योरी से कन्विंस हो चुके थे। तब इनको नोबेल प्राइज़ का टेलीग्राम आया 15 नवंबर 1930 को। वो नोबेल प्राइज़ लेने गए, लेकिन जब वो नोबेल प्राइज़ ले रहे थे और लेने के बाद वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे कुर्सी के पीछे भारत का झंडा नहीं है, सभी के कुर्सी के पीछे उसके देश का झंडा है, पर हमारे पीछे अंग्रेज़ों का झंडा है। मैं कैसे कह सकता हूँ कि एक हिंदुस्तानी ने आज नोबेल प्राइज़ जीता है विज्ञान के क्षेत्र में। और सीवी रमन पहले और आखिरी नोबेल प्राइज़ विजेता हैं साइंस के क्षेत्र के। उन्होंने अपना नोबेल प्राइज़ उन फ्रीडम फाइटर को डेडिकेट किया है जो ब्रिटिश जेल में अपने जवानी के दिनों में बंद हैं। रमन इफेक्ट को दुनिया के टॉप 3-4 डिस्कवरी ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में रखा गया है।
इनको 1929 में नाइटहुड की उपाधि दी गई, जिसके बाद इनको सर सीवी रमन कहा जाने लगा। इसी वक्त हिटलर अपने देश से ज्यूज को भगा रहा था। तब सीवी रमन दिमाग लगाए कि वहाँ के जो महान साइंटिस्ट हैं उनको इंडिया में लाया जाए और यहाँ पर काम करवाया जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रगति होगी। लेकिन किसी ने इनकी बात को नहीं माना। जब इनका बस इस सब पे नहीं चला, तब इनको जब नोबेल प्राइज़ जीतने के बाद बहुत सारी ज़मीन गिफ्ट में दी गई थी, उसी पर इन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोल दिया, जिसे आज रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। भारत के बहुत सारे महान साइंटिस्ट वहाँ से पढ़ के निकले हैं और उस वक्त के सबसे पॉपुलर जो हैं वो हैं विक्रम साराभाई। ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में इन्होंने किसी से भी मिलने से मना कर दिया था, लेकिन स्टूडेंट को देखकर ये खुद को नहीं रोक पाते थे। उनसे मिलते थे, उनको पेड़ों के बारे में, पौधों के बारे में, पक्षियों के बारे में हमेशा बताते रहते थे। आज रमन इफेक्ट हर किसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो केमिस्ट हो या फिर बायोलॉजिस्ट हो या फिर सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कोड बनाना हो, हर जगह पर रमन इफेक्ट यूज होता है। इनकी ये बात काफ़ी मारक है। A purposeful life needs an axis or hinge to which it is firmly fixed, and yet around which it can freely revolve. As I see it, this axis or hinge has been, in my own case, strongly enough not the love of science, not even the love of nature, but a certain abstract idealism or belief in the value of human spirit and the virtue of human endeavor and achievement. ये तो हो गई सीवी रमन की बात। अब जानते हैं हमारे आपके तीसरे महान साइंटिस्ट मेघनाथ साहा के बारे में, द मैन हु फिंगर प्रिंटेड द स्टार्स। वो बचपन से ही काफ़ी गरीब थे। उन्होंने प्रगति को धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में आते देखा था। उन्होंने ही कहा था कि यदि हिंदुस्तान की डेवलपमेंट आज़ादी के बाद चाहते हैं तो न्यूक्लियर फिजिक्स को हिंदुस्तान में आना ही होगा। साहा ने ही मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स को भी रिवॉल्यूशनाइज किया। अपने जवानी के दिनों में, यानी कि अपने कॉलेज के दिनों में, वो काफ़ी ज़्यादा राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस जी से प्रभावित थे। राजनीति और पढ़ाई वो साथ साथ करते थे। उन्होंने कई सीरीज ऑफ पेपर्स लिखे क्वांटम फिजिक्स और थर्मोडाइनमिक्स पर। जब एस्ट्रोनॉमर ये पता करने में लगे थे कि सूरज बना किस चीज़ का है, एडिंगटन के थ्रू ये पता चला था कि सूरज भी इसी धरती की तरह, जैसे धरती दिखती है पत्थर का, लोहा का, इस तरह इस सब चीज़ों का बना है, हार्ड सॉलिड है, उसी तरह का सूरज भी होगा। लेकिन साहा ने ही कहा था वो हैवी मेटल्स का नहीं बना हुआ है, वो फॉर्म है गैस का। वहीं पर अलग अलग तरह की प्रक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, जिससे कई तरह का रेडिएशंस भी होता है। फिर इन्होंने ही टेम्परेचर और प्रेशर का थ्योरी दिया और ये पहले इंसान थे जिन्होंने क्वांटम थ्योरी को स्टीलर ऑब्जेक्ट में लगाया था। लेकिन शुरुआत में इनके थ्योरी को कोई मानने को ही तैयार नहीं था। फिर हार्वर्ड की एक महिला साइंटिस्ट थी जिसका नाम था हेनरिटा लेविटा, वो इनकी थ्योरी पर विश्वास करते थे। फिर इसी कड़ी में दूसरा नाम जुड़ा हेनरी नॉरिस रसल का, जो प्रोफेसर थे एस्ट्रोफिजिक्स के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कहा कि वो ही सही है, हमारा जो थ्योरी है वो सब गलत है। सूरज एक गैस का बना हुआ है, एक हाइड्रोजन का बना हुआ है और इस थ्योरी पर विश्वास अब करना ही पड़ेगा। जब पूरी दुनिया इनकी थ्योरी पर विश्वास करने लगी, तब इनको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चांसलर बनाया गया। 1927 में ये रॉयल सोसाइटी के सदस्य बने। 1930 में इनका नाम नोबेल के लिए नॉमिनेट हुआ। ये बात अलग है कि ये नोबेल प्राइज़ नहीं जीत पाए। फिर ये इंडिया में कई इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे। इन्होंने 1940 में न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया और जहाँ पर ये पढ़ाना शुरू किए, इनकी डेथ के बाद उस जगह को साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा गया। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जवानी के दिनों में राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे। इसीलिए 1952 में इनको इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट बनाया गया। लेकिन एक दिन तो सबको मरना ही है, लेकिन साहा जो हिंदुस्तान को दे गए वो शायद ही शब्दों में बयां किया जा सकता है। वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स एज डाइवर्स एज द हिग्स बोसॉन में काम किए, नैनो मटेरियल साइंस में काम किए, एडवांस स्पेस रिसर्च एंड कम्युनिकेशन में काम किए। साहा की जो ज़िंदगी है वो हिंदुस्तान के लिए थी और हिंदुस्तान के साइंटिफिक रिसर्च के प्रोग्रेस में उनका जो योगदान है वो किसी भी और से कहीं ज़्यादा है। तो क्वांटम इंडियंस हमें क्या देता है? Bose gives us Bose-Einstein statistics and condensate. Raman gives us Raman effect and India's first and only Nobel Prize for Science. Saha not only revolutionized astrophysics but also built a substantial part of India's science infrastructure in its early days after independence. Astrophysics, space research, cosmology and medicine, इतने सारे क्षेत्रों में इन तीनों ने काम किया था। अब इन तीनों ने बहुत सारी अच्छी बातें कही हैं, उसमें से कुछ बातें आपको बताता हूं जो शायद ज़िंदगी में आपके काम आए। बोस सेड,
Never accept an idea as long as you yourself are not satisfied with its consistency and logical structure on which the concepts are based. Saha said, scientists are often accused of living in the ivory tower and not traveling their minds and realities. But science and technology are as important for administration nowadays as law and order. I wanted to be of some use to the country in my own humble way, and Raman was charismatic in his own way. The chief thing is to take some pleasure in your work. We will find something to do, and we shall certainly get a place to do it. तो यही थी द क्वांटम इंडियंस की कहानी, भारत के 3 महान अनफॉरगेटन हीरो सचिंद्र नाथ बोस, सीवी रमन और मेघनाथ साहा की कहानी। उम्मीद है इन तीनों की कहानी आपको एक नई दिशा दी होगी और भारत पर गर्व करने की एक और वजह दी होगी। जिस तरह से इन तीनों ने भारत के नाम को पूरी दुनिया में फैलाया, उम्मीद है आप भी इनकी कहानी को सुनकर, इनके बारे में जानकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराएंगे। तो यही थी द क्वांटम इंडियंस की कहानी। आपको यह वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसके बाद किस डॉक्यूमेंट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट में बता सकते हैं। किस तरह की मूवी लिस्ट या फिर किस तरह की मूवी या वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके बारे में भी कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना।